ये कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एक नजर रिवाइज करने करके पढ़। जाला स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ये आप लोग भी एक नजर देख लें, तो कल से रिलेटेड क्वेश्चन सारी फिगर्स रिवाइज करनी है इसी तरह। कोई मसला किसी पे करना? क्लास का काम कर देगा, काइंडली पहले रिवाइज किया करें यार, रोज की रूटीन बनाए। क्या पढ़ा था कल? इस चीज के क्वेश्चंस किए हैं। स्पेसिफिक बोरिंग में बोरिंग कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज होती है, कैसे कैलकुलेट होती है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ढूंढते हैं और इन्वेस्टमेंट इनकम ढूंढते हैं अगर कोई सरप्लस फंड्स हो। चले फिर आगे, चले पेज नंबर 81 के अपडेट में आ रहे हैं। दो क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं स्पेसिफिक बोरिंग्स के। आप जरा पहले जनरल बोरिंग्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिक्स करके भी क्वेश्चंस आएंगे। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन, बोरिंग कॉस्ट की अगर आपने कैपिटलाइजेशन करनी है तो बोरिंग्स की दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी बात हुई थी? एक स्पेसिफिक बोरिंग और एक जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग क्या होती है? अगर लोन के पैसों को सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही यूज करना है और उसका कोई यूज नहीं है, लोन लिया ही क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो देन स्पेसिफिक बोरिंग है। लेकिन अगर लोन के बहुत से पर्पसेस के साथ साथ कुछ पैसे क्वालिफाइंग एसेट पे भी लग गए तो फिर वो जनरल बोरिंग हो जाएगी। मींस जनरल बोरिंग का मतलब पैसे सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं है, जहां जहां जरूरत पड़े पैसे अगर इस्तेमाल हो रहे थे और साथ पैसों की जरूरत पड़ी क्वालिफाइंग एसेट पे भी लग गए तो देन जनरल बोरिंग हो जाएगी। तो 15 हाथ में पकड़ने एक पैराग्राफ पढ़ना मिडिल ऑफ द पेज नंबर 81 पे हेडिंग मिलेगी आपको जनरल बोरिंग्स, साथ साथ में रहेगा वर्ड बाय वर्ड में साथ पढ़ना। इफ अ लोन इज फॉर more than one purposes including a qualifying asset, then loan is called as general purpose borrowing या general purpose loan। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल सेंटेंस इस तरह, इफ लोन इज फॉर मोर देन वन पर्पसेस, लेकिन उस लोन में से क्वालिफाइंग एसेट के लिए कोई पैसे ही नहीं लगे, तो क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? अगर क्वालिफाइंग एसेट हो तो फिर होता क्या? क्वालिफाइंग एसेट अगर हो तो फिर होता क्या? नहीं, फिर होता क्या? नहीं, क्वालिफाइंग एसेट को सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है वो ठीक है। क्वालिफाइंग एसेट अगर हो, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा हो, तो फिर अकाउंटिंग कर क्या रहे हैं? फिर जो उससे रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट है वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल को लोन है, उसके बहुत से पर्पसेस हैं, लेकिन उस लोन में से क्वालिफाइंग एसेट पे कोई खर्चा हुआ ही नहीं है, तो फिर वो IAS 23 की बहस से ही निकल जाएगा। फिर डेफिनेटली सारा का सारा उस लोन का एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल क्वालिफाइंग एसेट पे लोन के पैसे लग ही नहीं रहे, तो इट मींस लोन के इंटरेस्ट को फिर कैपिटलाइज होना ही नहीं है, और इन दैट केस सारा का सारा इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो अगर लेकिन लोन में से कुछ पैसे क्वालिफाइंग एसेट के लिए लगेंगे तभी IAS 23 की एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। IAS 23 क्या कहता है? बोरिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज expense unless it relates to qualifying asset, and if it doesn't relates to qualifying asset, then no capitalization। qualifying asset होगा और लोन लिया हुआ है, लोन से अगर रिलेटेड है तो खर्चा उसमें से हुआ, देन फिर रिलेटेड इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। ठीक है, तो अभी भी हमारी डिस्कशन यही है कि क्वालिफाइंग एसेट पे लोन से पैसे लग रहे हैं। कल तक बात ये हुई थी कि उस लोन से पैसे लग रहे हैं जो लिया ही क्वालिफाइंग एसेट के लिए। आज क्या बात होना शुरू हो रही है कि एक ऐसा लोन है जिसके और भी पर्पसेस हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पैसे क्वालिफाइंग एसेट पे अगर लग जाए तो अब ये स्पेसिफिक लोन तो नहीं कहलाएगा, कहलाएगा क्या? जनरल लोन। लेकिन फिर इस जनरल लोन के अब जो सारा इंटरेस्ट है, इस जनरल लोन का जो सारा इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस जनरल लोन में से जितने पैसे क्वालिफाइंग एसेट पे लगेंगे उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट होगा बस वो कैपिटलाइज होगा। अगर स्पेसिफिक लोन हो तो क्योंकि वो है ही क्वालिफाइंग एसेट के लिए, इसलिए उस पर जितना इंटरेस्ट इंकर्ड हो रहा होगा लेस इन्वेस्टमेंट इनकम इफ एनी,
वो सारा का सारा कैपिटलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर जनरल लोन है तो उसका सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो सारा क्वालिफाइंग एसेट के लिए होगा ही नहीं फिर। तो उस केस में फिर जितना लोन का बैलेंस क्वालिफाइंग एसेट पे लगाएगा तो वो उस रिलेटेड अमाउंट का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करके कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, अब जरा पैराग्राफ में सब पूरा कर लूंगा। इफ लोन इज फॉर मोर देन वन पर्पस इंक्लूडिंग क्वालिफाइंग एसेट, तो फिर लोन बन जाएगा जनरल पर्पस। दीज फंड्स मे बी यूटिलाइज्ड टू बाय इन्वेंटरीज। अब ये बहुत से पर्पसेस लिखे हुए हैं। लोन लिया था ताकि जब जरूरत पड़े स्टॉक खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया। पेइंग ऑफ एक्सपेंसेस, बिजली का बिल आ गया, एम्प्लॉइज को सैलरी दे दी, रेंट ड्यू हो गया। एंड मल्टीट्यूड ऑफ अदर पर्पसेस, बहुत से और पर्पसेस, मल्टीट्यूड का मतलब इन एडिशन टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मतलब किसके साथ साथ कौन से भी पर्पसेस हैं क्वालिफाइंग एसेट के साथ साथ और पर्पसेस भी अगर हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया 100 मिलियन, एंट्री बना कैश डेबिट लोन क्रेडिट, अब कैश आ गया। अगर तो ये कैश सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज होना था तो स्पेसिफिक था, लेकिन अगर ये पैसे जहां जरूरत पड़े इस्तेमाल करते जा रहे हैं और फिर कुछ पैसे अपने क्वालिफाइंग एसेट पे भी लगा लेंगे तो ये जनरल बोरिंग हो जाएगी। आई होप कि मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। क्या है जनरल बोरिंग, बोले अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स। एक और एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल बैठे सर भाई इधर ही है, भाई भी आया, आपको ढूंढ रहे तो भाई सबसे पहले भी एंटर है। लोन फ्रॉम एमसीबी बैंक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखेंगे 20 मिलियन एट द रेट ऑफ 12%। एक छोटी चीज और भी क्लियर रखना, बैंक को अब इससे कोई गर्ज नहीं है। बैंक ने अगर आपको लोन दिया है 20 मिलियन और 12% रेट है, बैंक को अब इससे कोई कंसर्न नहीं कि आप उस पैसों का क्या इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं। बैंक अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे टाइम पीरियड के हिसाब से अपना इंटरेस्ट लेता रहेगा। वो हम अकाउंटेंट्स का काम है कि हमने उस इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस डेबिट करना है, या अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो एसेट में ऐड करना, एसेट डेबिट करना। कैपिटलाइज का मतलब ये फाइनली क्लियर रखें यो, एसेट में प्लस होना, एसेट में प्लस होने का मतलब एसेट डेबिट होना। तो हमारा सारा डिसीजन इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में यही हो रहा है कि बोरिंग कॉस्ट ने एज एन एक्सपेंस डेबिट होना या बोरिंग कॉस्ट ने एज एन एसेट में डेबिट होना। कहाँ की बजाय कहाँ डेबिट होना, या एक्सपेंस डेबिट होना, और अगर क्वालिफाइंग एसेट है फिर एसेट में डेबिट होना। लेकिन बैंक को बहरहाल इससे कोई कंसर्न नहीं है। बैंक अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन पे जितना टाइम पीरियड रहा होगा वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंटरेस्ट की पेमेंट्स ले रहा होगा। तो अगर 20 मिलियन का लोन है, 12% रेट है, तो बैंक ने अकॉर्डिंगली अपना इंटरेस्ट इसी रेट के बेस पे लेता है। लेकिन सपोज इस लोन के 20 मिलियन के पैसों को हमने इस्तेमाल किया 5 मिलियन फॉर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पढ़ते नहीं लिखा हुआ सारा। 2 मिलियन कहाँ चला गया, व्हीकल एसेट है वैसे, लेकिन व्हीकल्स आम सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में क्वालिफाइंग एसेट है। एसेट तो है लेकिन व्हीकल्स नॉर्मली जैसे ही ली जाती हैं यूजेबल कंडीशन में होती हैं, तो देयरफॉर क्वालिफाइंग एसेट नहीं। लेकिन इसमें से अब 20 टोटल था, 5 मिलियन और 2 मिलियन 7 मिलियन यूज हो गया। लेकिन 10 मिलियन फॉर एग्जांपल इसमें से कंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल हुआ, जो एक क्वालिफाइंग एसेट है। क्वालिफाइंग एसेट अगर है तो इसे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि बैंक को तो इंटरेस्ट आप 20 मिलियन पे देंगे, कंसंट्रेट करें जरा। लेकिन क्या 20 मिलियन पे जो इंटरेस्ट देंगे, लोन पे जो टोटल इंटरेस्ट देंगे, वो सारा क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है? अब होना क्या चाहिए सुनो, ये जो 10 मिलियन इंकर हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, ये 10 मिलियन का क्वालिफाइंग एसेट पे एक्सपेंडिचर हुआ इस लोन में से, सिर्फ इस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगी, और बाकी डेफिनेटली जो कैपिटलाइज नहीं होगी वो फिर एक्सपेंस होगी। तो बोरिंग, जनरल बोरिंग के केस में सारी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती, वो सिर्फ एक्सपेंडिचर्स जो हुए होते हैं क्वालिफाइंग एसेट पे उससे रिलेटेड कैपिटलाइजेशन की होती है। एक सेंटेंस और लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया, इन सच केस ऑल इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन द लोन इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट। इन केस ऑफ जनरल बोरिंग्स, इसको जरा शुरू से जरा अंडरलाइन कर लें थोड़ा सा। अब जिससे स्पेसिफिक बोरिंग्स थी तो हमने वहां एक फार्मूला बनाया था बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का, इंटरेस्ट इंकर्ड कैलकुलेट करें लोन पे और लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। उसी तरह अब जनरल बोरिंग्स में भी एक फार्मूला आ रहा है, पहले वर्ड्स पढ़ लीजिएगा मेरे साथ, मैं उससे साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ।
जनरल बोरिंग के केस में अगर हमें अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करनी है तो हम तीन चीजें ढूंढा करेंगे। एक नीचे फॉर्मूला बना हुआ, सबसे पहले लिखा हुआ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट। ऊपर वाली एग्जांपल के साथ अगर मैं लिंक करूं तो 10 मिलियन की बात हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय एज इट इज वर्ड क्या लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन रेट। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, कैपिटलाइजेशन रेट भी ढूंढा करेंगे, वो क्या होता है बताता हूँ मैं अभी, और देन फिर मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड किया करेंगे। मेरी तरफ जरा देख के बताएं, स्पेसिफिक बोरिंग्स में अगर इंटरेस्ट इनकर्ड कैलकुलेट करना हो, इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन लोन कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे होता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। वहां लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू आउटस्टैंडिंग बैलेंस का टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ चेंज अब क्या आ रहा है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस की जगह वर्ड्स देखें क्या है, एक्सपेंडिचर इनकम ऑन क्वालिफाइंग एसेट। कैपिटलाइजेशन रेट में एक्सप्लेन करता हूँ, ये सिंपली इंटरेस्ट रेट है लेकिन इसका मीनिंग बताता हूँ मैं, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड है। तो शायद कुछ वर्ड्स सेम भी हैं लेकिन मेजर डिफरेंस जो है अब एक्सपेंडिचर्स का है। सारे लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हो रहा, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कैपिटलाइज हो। अब आ जाए जरा कैपिटलाइजेशन रेट का जो वर्ड लिखा होता है सेंटर में, उसको नेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, हेडिंग है नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन रेट। साथ है सर पॉइंट नंबर 1 उसमें लिखा हुआ है इफ देयर इज ओनली वन जनरल लोन। अगर एक ही किसी बैंक का लोन है और वो जनरल पर्पस है, बहुत से पर्पसेस के साथ साथ क्वालिफाइंग एसेट पे यूज हो रहा है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी लोन का जो रेट होगा वो रेट एज इट इज क्या कहलाएगा, कैपिटलाइजेशन। तो अगर एक जनरल लोन है तो उस लोन का रेट सिंपली क्या कहलाएगा, कैपिटलाइजेशन रेट। प्रॉब्लम कब आएगा, पॉइंट नंबर 2 पढ़ें, इफ देयर इज मोर देन वन जनरल लोन। पहले यहाँ पे रुकेगा, मोर देन वन जनरल लोन का मतलब एमसीबी बैंक से लिया हुआ है, सिटी बैंक से लिया हुआ है, यूबीएल से लिया हुआ है, बहुत से बैंकों से लोन लिया हुआ है, उसका लेकिन पर्पस डिफाइंड नहीं। जब दिल करता है जहां से जरूरत पड़ती है पैसे उठा लेते हैं, और जिस मकसद के लिए जरूरत पड़ती है पैसे ले लेते हैं। मोर देन वन जनरल लोन्स का मतलब किसी भी लोन का पर्पस डिफाइंड नहीं है। अब लोन्स अगर डिफरेंट हो तो उनके समटाइम्स इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। if there are more than पढ़े सेंटेंस पूरा, if there are more than one general loans having different interest rates, तो इस केस में फिर एक एवरेज रेट कैलकुलेट हो जाएगा, वो एवरेज रेट फिर कैपिटलाइजेशन रेट कहलाता है। किस केस में आपको एवरेज रेट की जरूरत नहीं है, अगर एक ही जनरल लोन है तो उसका रेट कैपिटलाइजेशन रेट होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा जनरल लोन्स हैं उनके रेट्स डिफरेंट है, तो हमें अपनी वर्किंग करते हुए एक एवरेज रेट सॉर्ट ऑफ कैलकुलेट करना है। उस एवरेज रेट को फिर क्या बोला जाता है, कैपिटलाइजेशन रेट बोला जाता है। अब नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है, अगर कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़े एक से ज्यादा जनरल लोन्स हो तो फार्मूला लेकिन एज इट इज पढ़ने से पहले जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखा जरा। अगर आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन बताया जाए, अगर आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन का पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया जाए और टाइम पीरियड आप कंसिडर कर लें 6 मंथ, 12 मंथ, 1 मंथ, आ जाएगा ये ध्यान में। तो आप क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना यार, मैंने बीच में टाइम पीरियड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टाइम पीरियड वेरी मे बी 12 मंथ्स, 1 मंथ, 6 मंथ्स, लेकिन डेफिनेटली टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होकर फिर इंटरेस्ट आएगा। अब इसी में अगर मैं आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन बता दूं और इंटरेस्ट एक्सपेंस बता दूं तो क्या रेट भी निकाला जा सकता है, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो कैपिटलाइजेशन रेट बेटा कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक रेट कैलकुलेट होना। सिंपली हम क्या किया करेंगे, जितने जनरल लोन्स होंगे उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस इकट्ठा कर लिया करेंगे। आप अपने जरा फॉर्मूला पढ़ते हैं, वहां जरा वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट है, मैंने जरा आसान किए। आपके पास कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख दिया, वहां बोरिंग कॉस्ट इनकम लिख दी। तो जितने जनरल लोन हुआ करेंगे, जितने जनरल लोन हुआ करेंगे उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस इकट्ठा कर लेंगे और डिवाइडेड बाय, अपना वर्ड्स पढ़े क्या लिखे हुए वहां, वेटेड एक वर्ड है, वेटेड मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग सिंपली मींस लोन आउटस्टैंडिंग की बात होगी, तो वेटेड को जरा एक सर्कल सा लगा दें, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो रेट इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या बन गया, बोरिंग कॉस्ट इंकर डिवाइड बाय बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग है, वेटेड का मतलब ऐसे परेशान नहीं होगा, अभी बात हो जाएगी इंशाल्लाह। अब ये बस बता दें फाइनली कि ये रेट कैलकुलेट करने की हमें जरूरत पड़ेगी कब,
जब एक से ज्यादा स्पेसिफिक लोन होंगे, जनरल लोन होंगे। अच्छा, कल क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, जरा क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर ऊपर ही डाटा है, क्वेश्चन ही देखें जरा। कल जो क्वेश्चन नंबर 2 किया उसमें भी तो 2 लोन थे, वहां तो मैंने किसी कैपिटलाइजेशन रेट की बात नहीं की। अब ये चीजें जरा अलग अलग दिन में सेग्रीगेट रखनी है। अगर स्पेसिफिक लोन्स हो तो उनकी वर्किंग अलग अलग होनी है बेस्ड ऑन देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस। वहां किसी कैपिटलाइजेशन रेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। कैपिटलाइजेशन रेट कब कैलकुलेट करेंगे? अगर एक से ज्यादा जर्नल लोन्स होंगे देन कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। और अगर एक से ज्यादा स्पेसिफिक लोन्स हैं उनकी वर्किंग अलग अलग वैसे ही करेंगे। जरा इसका आंसर ढूंढना, जरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर वैसे ही करेंगे जैसे कल किया है। लोन ये अलग डिस्कस हुआ, ऐसे ही हुआ, उसका अलग टाइम पीरियड देखा, उसके अलग अमाउंट देखी, और लोन बी फिर अलग डिस्कस हुआ। लोन बी में से फिर रीपेमेंट भी हो रही थी, 4 लाख का लोन था, 1 लाख रीपे भी हुआ, फिर 3 लाख उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेशन हुई। तो स्पेसिफिक लोन में इंटरेस्ट इंकर्ड और इन्वेस्टमेंट इनकम अलग कंसिडर होती है। जर्नल बोरिंग्स में एक्सपेंडिचर से कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई होता है, और अगर कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ जाए तो उसका फिर फॉर्मूला एक दफा दोबारा देख के बोलना, क्वेश्चन शुरू करते हैं। बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड सिंपली मींस इंटरेस्ट इंकर्ड एंड डिवाइड बाय बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग मींस लोन आउटस्टैंडिंग, और वेटेड अभी मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन में आपको बताता हूं उसका मीनिंग। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा पढ़ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं? ये एक आसान से क्वेश्चन से शुरू करने। एमसीक्यू प्राइवेट लिमिटेड हैज द फॉलोइंग जर्नल लोन्स आउटस्टैंडिंग as at 31st December 2015. Loan 1 to 3 at the rate of 6, 8 and 9% respectively, और 3 लाख 2 लाख और 1.5 लाख रुपए फिगर दी हुई। ये है क्या? कौन से लोन सर? ये डेफिनेटली एग्जामिनर में कोई ना कोई इंडिकेशन देगा, तभी हमें पता चलेगा। जनरल लोन्स की स्टोरी नेक्स्ट पेज पर। All the 3 loans were brought forward from previous year. Neither loan is taken during the year nor is repaid. पिछले पेज में वापस है। ये आपको 31 दिसंबर 2015 के बैलेंसेस दिए हुए हैं, और अगर हम 15 में हैं तो 15 जेब में रखकर नेक्स्ट पेज पे है। तो कहता है कोई भी लोन ऐसा नहीं है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर लिया हो, ना ही उसमें से कुछ रीपे हुआ है। तो जरा कोई लोन का लेजर जहन में लाए जरा। ये 31 दिसंबर मींस आपको क्लोजिंग बैलेंसेस बताए हैं, लेकिन अगर लोन इस साल ना लिया है ना रीपे किया है तो क्या इतना ही ओपनिंग बैलेंस भी होगा? तो इसलिए वो नेक्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन पे, पेज नंबर 82 के स्टार्ट पे क्या कहता है? ऑल द 3 लोन्स वर brought forward from the previous year. इट मींस जितना क्लोजिंग बैलेंस है उतना ही ओपनिंग भी होगा। लेकिन क्या ये हमेशा जरूरी है? रीपेमेंट्स भी हो सकती हैं, फर्दर लोन भी आ सकता है, अकॉर्डिंगली आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस बदल भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में वो कह रहा है कि पिछले सालों से लोन इस साल आ रहा है। देन वो कहता है कंपनी स्पेंड फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। कंपनी ने ये फॉलोइंग अमाउंट्स किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन पे लगाई। किन किन डेट्स पे? 31 जनवरी, 1 अप्रैल एंड 1 दिसंबर, 70, 80 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। और एक सेंटेंस आखिर में अंडरलाइन करने, एसेट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज ऑन 31 दिसंबर 2005। जो हमारा ईयर एंड है उस डेट पे एसेट अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। इसकी 2 सिग्निफिकेंसेस है। नंबर 1, पूरे साल बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सीज कब हो जाती है? जब एसेट जो है वो सब्सटेंशियली कंप्लीट मींस अवेलेबल फॉर यूज होता है। तो क्योंकि एंड तक अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, इसका मतलब बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की स्टॉपेज अभी ईयर एंड तक नहीं होगी। और सेकेंडली क्योंकि एसेट अभी अवेलेबल फॉर यूज भी नहीं है, तो फिर डेप्रिसिएशन का भी अभी सवाल पैदा नहीं होगा। खर्चा तो हो गया है, 70, 80 और 10,000 तक के खर्चे तो हो गए हैं। अगर हम टोटल कर लें तो टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी, लेकिन अभी एसेट शायद कंप्लीट नहीं हुआ। अब रिक्वायरमेंट्स पढ़ें। सबसे पहले वो कहता है कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करें। फिर वो कहता है बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करें। फिर कैरिंग अमाउंट कहता है,
फिर एक और रिक्वायरमेंट भी हम डिस्कस करते हैं। रजिस्टर खोलो, कैपिटलाइजेशन रेट से शुरू करें। जी सॉरी जी, जरा डेट इसमें जरा एंड में जरा 5 लिखा गया, ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में। ये 31 दिसंबर एंड में 5 नहीं, 2005 नहीं 15 है, एक 1 मिसिंग है। ये लास्ट में जरा सही कर दीजिएगा, 2005 नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है, 2015 है। 2015 का डाटा सारा समझिए कहाँ क्या रिक्वायरमेंट्स में भी शायद मसला बाद में डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट की तरफ आए, बेसिक्स काइंडली क्लियर कर लेनी आज जरा आसान आसान क्वेश्चंस के साथ। कैपिटलाइजेशन रेट की जरूरत भी है, थोड़ा सा डेटा जरा पिछले पेज पे भी है, जरा साथ साथ रिलेट करते जाना। हेडिंग लिखें कैपिटलाइजेशन रेट और बताएं जरा मुझे कैपिटलाइजेशन रेट कब कैलकुलेट होता है। क्या एक से ज्यादा जनरल लोन है? कितने लोन है? 3। हेडिंग लिखें कैपिटलाइजेशन रेट। फार्मूला कहीं से ढूंढ के वही वर्ड्स लिख लें जो भी देखें आपने। बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड, और डिवाइड बाय क्या होना? वेटेड वर्ड भी लगा ले, वेटेड मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ साथ। वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग, ये बोरिंग किसे कहते हैं? नहीं, उधार को तो कहते हैं, मतलब लोन ही नहीं है। बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट है, डेफिनेटली उसमें फिर इंटरेस्ट के अलावा भी चीजें आ सकती हैं, लेकिन बोरिंग कॉस्ट मींस जनरली स्पीकिंग इंटरेस्ट की बात हो रही है, बोरिंग सिंपली मींस लोन की बात हो रही है। तो क्योंकि एक से ज्यादा जनरल लोन्स है हमारे क्वेश्चन में, इसकी कैपिटलाइजेशन रेट की कैलकुलेशन हो रही है। छोटी सी एक वर्किंग है, करवा दें तो जरा सही तरह अंडरस्टैंड भी कर लेंगे आप। कैलकुलेटर्स पकड़े, लोन 1 की फिगर्स पे है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन 1? 3 लाख रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर। ये कहां से पता चला? नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट पेज की नेक्स्ट लाइन से, पिछले साल से लोन आ रहे हैं, तो 3 लाख पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। कितने मंथ्स का कैलकुलेट होगा? 12 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। फिगर बताएं। 18,000 सॉल्व करना है। 3 लाख इंटू 6%, 18,000 पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों लिया आपने? क्योंकि ये पूरा साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा। अब जरा बोर्ड पे एक सेकंड देखें, बाद में लिख लीजिएगा प्लीज, आपके लिए है, यकीन मानो। 18,000 पूरे साल का इंटरेस्ट है, देयरफॉर इसकी बेस में 3 लाख पूरा एक साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया। सिंपली क्या किया मैंने? इंटरेस्ट को उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस से डिवाइड कर दिया। अच्छा, इस तरह करने से क्या होता है? जरा कैलकुलेटर पे लिखें 18,000 और डिवाइड बाय 3 लाख। ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? ये वही रेट है, बेसिकली वही रेट एवरेज हो रहा है, उसी रेट की कैलकुलेशन हो रही है। लेकिन ये तो सिर्फ इसका है, सारे लोन्स को इकट्ठा करके बस एक रेट आता है। ठीक है, मेरे वर्ड समझ दोबारा। 18,000 क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट है, पूरा साल का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, और देयरफॉर पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस इसकी बेस में आ गया। सेकंड लोन करें, फिगर्स बोल दे जरा। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8%, 16,000 डिवाइडेड बाय कितने से होगा जी? 2 लाख। तो सिंपली जिस टाइम पीरियड का आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसी टाइम पीरियड के आउटस्टैंडिंग बैलेंस से डिवाइड कर रहे हैं, और फाइनली लास्ट इंटरेस्ट 150,000 into 9%, 13,500 एंड डिवाइडेड बाय सर 1,50,000। क्योंकि पूरे साल आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस रहे, इसके अकॉर्डिंगली पूरे साल का अपने इंटरेस्ट ले लिया। बात समझ आ गई? तो सिंपली क्या किया मैंने? क्या किया सर? नहीं, वो तो ले रहे हैं, मतलब सिंपली वर्किंग करते हुए क्या सोच रहा हूँ, जितने जनरल लोन्स हैं उनका इंटरेस्ट इंकर्ड लिख लें, और डिवाइड बाय उनके बैलेंस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करें, इनटू 100 करके रेट निकालें। लिख लें,
तो जनरल लोन्स ढूंढा करने आपने, और जनरल लोन्स के इंटरेस्ट इंकर्ड को लिख के उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस से डिवाइड करना है। ये रेट के एंगल से जब भी कभी पॉइंट्स में जा रहे हूँ तो 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ प्लीज करना, 7.31 समथिंग बन जाएगा, इकट्ठे हो जाएगा। कर सकते हैं लेकिन तरीके ना बदलें क्योंकि गेम ऑन है, हर जगह शायद ना हो सके। जब इस तरीके से भी हो गया तो उस तरीके की क्या जरूरत है? नहीं वो इजी नहीं, इसमें क्या मसला, अगर इसमें कोई मसला तो पहले मसला ठीक कर लेते हैं। वो भी सोचा है, ये भी सोचा है, लेकिन गेम ऑन। समटाइम वेट का मसला होता है, यहाँ पूरे साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा है, देयरफॉर वेटेड एवरेज बैलेंस में प्रॉब्लम नहीं आया, थोड़ा सा मसला समटाइम ज्यादा। वर्किंग कर ली है सर, क्या कैलकुलेट हुआ है, कब कैलकुलेट किया करेंगे, जब एक से ज्यादा जनरल बोरिंग हो। सेकेंड रिक्वायरमेंट लिखें, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। borrowing cost eligible for capitalization। जी आज क्योंकि जनरल बोरिंग का क्वेश्चन अभी, इसलिए बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन की वर्किंग करते हुए अब इंटरेस्ट इंकर्ड लेस इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग नहीं होनी है। अब हमने कौन सा फार्मूला ढूंढना है, पेज नंबर 81 पे जाएं। अब कौन से वर्ड जहन में आने चाहिए, अब हमें एक्सपेंडिचर्स ढूंढने जो क्वालिफाइंग एसेट पे हुए हैं, उसको फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, कैपिटलाइजेशन रेट से, और फिर टाइम पीरियड कैसे गिना जाता है वो भी मैं बताता हूँ। तो फॉर्मूला लिखें। तब सबसे पहला यहाँ पे चैलेंज ही आना है कि स्पेसिफिक बोरिंग्स हैं तो फॉर्मूला डिफरेंट है, और जनरल बोरिंग्स अगर हैं तो आपने फिर डिफरेंट फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो फिलहाल कोशिश करें जरा ये लिख के करते जाएं ताकि जरा याद होना चाहिए। एक्सपेंडिचर्स ऑन क्वालिफाइंग एसेट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, और टाइम पीरियड पे ढूंढते हैं अभी। जी सर, क्वेश्चन की तरफ आए। कहीं कोई एक्सपेंडिचर्स नजर आते हैं, कहाँ पे, कितने कितने कितने, 70, 80, 10,000। कंपनी स्पेंड द फॉलोइंग अमाउंट, कंस्ट्रक्शन पे ये खर्चे हुए हैं। तो व्हाट आर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, 70,000, 80,000 एंड 10,000। एक करवा दें, बाकी कीजिएगा। नहीं ठहरे ठहरे, नहीं वो इकट्ठा नहीं बेटा, इकट्ठा नहीं, उनकी डेट्स डिफरेंट है, तो हर एक्सपेंडिचर का टाइम पीरियड डिफरेंट होगा। तो एक करवा दें, बाकी इंशाल्लाह फिर आप खुद भी कर सकेंगे। पहला एक्सपेंडिचर बता, इकट्ठा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 70,000 31 जनवरी पे है, फिर वो 1 अप्रैल पे है, तो इनका टाइम पीरियड फिर गिनना जरा डिफरेंट हो जाएगा। 70,000 रुके रुके जज्बाती हो गया अचानक। कैपिटलाइजेशन रेट बताएं, 7.31% कैपिटलाइजेशन रेट आ गया। अब मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ ढूंढना, नहीं वो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है कोई इशू नहीं। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट इंकर्ड और लोन कैलकुलेट करना है, लोन पे इंटरेस्ट इंकर्ड, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके फिर ये देखते हैं कि लोन कितने अरसे आउटस्टैंडिंग रहा है, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक आउटस्टैंडिंग रहा है। अब क्योंकि एक्सपेंडिचर्स है यहाँ, तो एक्सपेंडिचर्स का टाइम पीरियड गुजर गिनना है। तो 70,000 एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई कैपिटलाइजेशन रेट, और अब टाइम पीरियड हमने ये गिनना है कि इस एक्सपेंडिचर पे कब से लेके कब तक की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है। तो उसका तरीका भी होपफुली कोई मुश्किल नहीं है। अब जरा अपने क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द डेट ऑफ एक्सपेंडिचर,
ये बस सोच लें कि क्या इस एक्सपेंडिचर की डेट से ऑनवर्ड्स बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या बैकवर्ड्स? ऑनवर्ड्स ही होगी ना, ये खर्चा जब हुआ है तो उससे आगे इस 70,000 पे जो आप इंटरेस्ट पड़ेगा वो फिर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड होगा। तो आपने ऑनवर्ड्स गिनना है किस डेट से? 31 जनवरी से। और कहां तक गिनना है? जब तक बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सीज नहीं हो रही। नहीं, एक मिनट, आइडियली कहां से कहां तक गिनना है? डेट ऑफ एक्सपेंडिचर से लेके उस डेट तक जब तक बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सीज ना हो जाए। अब बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सीज कब होती है? जब एसेट कंप्लीट होता है। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बताया होता कि एसेट सपोज कंप्लीट हो गया अक्टूबर में जाके, तो आप कहां से कहां तक गिनते? 31 जनवरी से आगे अक्टूबर के एंड तक गिनते। दिसंबर तक क्यों ना आते? क्योंकि फिर एसेट कंप्लीट अगर हो गया तो उससे ऑनवर्ड्स बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉब्लम अभी हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है। हमारा एसेट जो है ईयर एंड तक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इट मींस इस पूरे साल में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। देयरफॉर मैं कहां से कहां तक गिनूंगा? 31 जनवरी से ऑनवर्ड्स गिनूंगा। 31 दिसंबर पे आप क्यों रुक रहा हूँ? ईयर एंड आ गए, ईयर एंड आ गए। डेफिनेटली इट मींस फॉर एग्जांपल अगर अगले साल के भी कुछ 4-5 महीने अभी कंस्ट्रक्शन होगी तो नेक्स्ट ईयर में भी फिर बोरिंग कॉस्ट इस पे अप्लाई हो। लेकिन ऐसा ऐसा इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स करेंगे। मैंने क्या बोला? एक्सपेंडिचर की डेट से आगे सीज डेट तक जाना है, अनलेस उससे पहले पहले हमारा ईयर एंड आता है। क्लियर है प्लीज? आप बताना फिर कहां से कहां गिनो आप? 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक अब मैं क्यों गया? क्योंकि अब सीज डेट नहीं है। तो यहाँ तक काउंट कर लें कितने मंथ्स बने? जनवरी का एंड है, जनवरी का एंड है तो सॉर्ट ऑफ फरवरी के स्टार्ट से ही है। तो हाउ मेनी मंथ्स? 11/12। किसके महीने गिनने हैं? एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर से आगे गिनने हैं। और इस केस में दिसंबर तक पे 11 मंथ्स बनते हैं, 12 आउट ऑफ 12 मंथ्स। क्लियर है? एक और करवा दें जरा, मुझे जरा क्लियर हो जाएगा कि आपको सही समझ आ गया। नेक्स्ट एक्सपेंस 80,000, रेट क्या है? 7.31%। अब इसकी डेट बताएं। 1 अप्रैल है। मंथ्स काउंट करें, कहां से कहां तक, कहां से कहां से? अप्रैल से दिसंबर तक आ रहे हैं क्योंकि फॉरेन कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सीज नहीं है। 9/12। यहां तक दो फिगर देख के लिख लें, सॉल्व भी कर लें और लास्ट खुद से सोचें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर? बल्कि स्पेसिफाई थोड़ा सा कर लें। 11 हमने गिने हैं फरवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू दिसंबर। रेट अगर हो तो पॉइंट्स में चले जाए, लेकिन दो डिजिट से आगे नहीं। और अगर अमाउंट्स लिख रहे हो तो रुपीस में राउंड ऑफ करते रहेगा। जी बताएंगे लास्ट एक्सपेंडिचर के कितने महीने बनेंगे? कौन सा? सिर्फ दिसंबर? ओके, ये अमाउंट्स बता दो अलग अलग। 4691, 4386 एंड 61। सही राउंड ऑफ कर लें प्लीज रुपीज में। टोटल कर लें 9138। व्हाट इज 9138? अब ये भी ना भूलिएगा वर्किंग हो किस चीज की रही थी। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन या बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। एक्सपेंडिचर्स की बेस पे इस क्वालिफाइंग एसेट पे 9138 की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए। एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग?
नोटेड है सर जी। रिक्वायरमेंट बी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, रिक्वायरमेंट सी। अच्छा इसमें जरा ईयर एंड जरा काइंडली सही करना, फिर 2005 प्रिंट हो गया, जरा 2015 करने सी में भी और डी में भी। 2005 नहीं 2015, एक जीरो लग गया जरा। जी हेडिंग बनाई थी थर्ड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट प्लीज क्या है जी? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट as at 31st December 2015। कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला बोले, कॉस्ट लिखें, रिपीट हो रही है कुछ चीजें। हाँ जी, इस एसेट पे आपको पता है कितनी कॉस्ट आ चुकी है, कैसे पता चलता है ये? हाँ जी, दो चीजें ढूंढने, एक्सपेंडिचर्स हुए इस पे कुछ, कितने 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 70 80 एंड 10 प्लस करें ढूंढ के। तो टोटल एक्सपेंडिचर्स आर 1,60,000। एनीथिंग एल्स? Anything else to be added? Plus borrowing cost to be capitalized. कितनी borrowing cost है जो capitalize होनी है? $9138, ये जो रिक्वायरमेंट बी में भी हमने सॉल्व किया, 9138, ये 9138 एसेट की कॉस्ट में प्लस हो रहा है, टोटल करें। इट मींस यहां तक हमारे एसेट की कॉस्ट 169,138 बन गई है। हमने तो कैरिंग अमाउंट लेकिन फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट में से क्या लेस होना है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। नहीं रिलैक्स रहेगा ना, रिलैक्स डेफिनेटली। कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, ये पता ना मैं। ये डेप्रिसिएशन की तरफ आए, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करूं, क्यों चार्ज नहीं करूं? अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, तो अब वर्ड्स मैंने कौन सा सुना है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जीरो हो गई, अभी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही क्योंकि एसेट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। इट मींस यही कॉस्ट कैरिंग अमाउंट बन, यही कॉस्ट कैरिंग अमाउंट बन गई। इसका क्या मतलब हुआ यही कॉस्ट कैरिंग अमाउंट? जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में लाना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या ये एसेट, ये जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप, आपके नॉन करंट एसेट्स में नजर आएगा? वो एसेट जो भी बन रहा है क्या आपके एसेट्स में नजर आएगा सर? इससे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा शायद सोचना। लेट्स अज्यूम आपके 5 बने बनाए घर हैं और आप अपने एसेट्स की लिस्ट बना रहे हैं, 10 कर लेते हैं? नहीं मतलब शायद आसान हो जाएगा समझ। लेट्स अज्यूम में 5 घर आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, तो आप अपने एसेट्स की लिस्ट बना रहे हैं, तो 5 घर तो 100% कंप्लीट आप लिस्ट में लिखेंगे। लेकिन लेट्स अज्यूम दुबई में आपका एक घर बन रहा है और वो 80% कंप्लीट है, तो आप अपने लिस्ट ऑफ एसेट्स में उसको इग्नोर कर देंगे या जितना परसेंट कंप्लीट है उतना एसेट है, जितने परसेंट कंप्लीट है उतना एसेट। तो सिमिलरली अगर कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही हो तो जो एसेट इन प्रोग्रेस होते हैं वो भी नॉन करंट एसेट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाय द नेम ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक वर्ड होता है वर्क इन प्रोसेस, जो हजरत कॉस्ट पढ़े उनके लिए मैंने बोला, वो इन्वेंट्रीज के लिए वर्ड होता है, तो उन उसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मैंने क्या वर्ड लगाया? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं। मसलन बिल्डिंग बन रही है जिसे आपने बाद में यूज करना है, तो मशीनरी है जो इंस्टॉल हो रही है, अभी कंप्लीटली इसकी इंस्टॉलेशन हुई तो ये भी अभी इन प्रोसेस है। तो कोई भी नॉन करंट एसेट अगर अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो तो उसके लिए क्या वर्ड होता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और इस नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले तो हेडिंग वही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएगी,
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले कौन से एसेट्स होते हैं? जो हेल्ड फॉर यूज होते हैं फिर डेप्रिशिएट हो रहे होते हैं, तो ये एक अलग कैटेगरी है। लेकिन अगर एसेट अभी बन रहा है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर नहीं आएगा, उसकी एक अलग हेडिंग बन जाएगी आफ्टर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मेरे ख्याल एक छोटा सा सेंटेंस लिख लें। तो ये जो कैरिंग अमाउंट है ये 169 138 नॉन करंट एसेट्स में नजर आएगी अगेंस्ट हेडिंग ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। दिस अमाउंट विल अपीयर इन non-current assets against the heading of, बोलेंगे क्या वर्ड बोला 2-3 दफा मैंने? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन, वैसे वर्क इन प्रोसेस भी कहा जा सकता है और वर्क इन प्रोग्रेस भी कहा जा सकता है, वो डेफिनेटली कोई इतनी मुश्किल इंटरचेंजेबल वर्ड यूज हो सकता है, प्रोसेस या प्रोग्रेस दोनों यूज हो सकते हैं। लेकिन ये जो कैपिटल साथ वर्ड लगा ये फिर नॉन करंट एसेट्स के लिए, कैपिटल एसेट ये करंट एसेट्स में नहीं नजर आएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किस जगह नजर आएगा? नॉन करंट एसेट्स। किस हेडिंग के बाद? नहीं, नॉन करंट एसेट्स एक मेन हेडिंग है ना, उसके में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी है, हेडिंग आएगी प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। अब याद आनी चाहिए चीजें जो आई 16 में पढ़ी हमने, उसके स्केड्यूल की फिगर आएगी, उसके फौरन बाद फिर एक हेडिंग आ रही होगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल 169 138 फिलहाल उसके सामने लिखा होगा। ठीक है सर? एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जब तक एसेट हो क्या डेप्रिशिएट होता है? एक एसेट कब तक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा? जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो जाएगा। जिस दिन वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा तो फिर ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का हेड खत्म हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से बिल्डिंग में ट्रांसफर हो जाएगा एसेट, और अगर कोई मशीनरी थी जो इन प्रोसेस थी तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का हेड खत्म होकर मशीनरी वाला रेलिवेंट हेड बन जाएगा। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का हेड कब तक रहता है? जब तक एसेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और अगर ये आपको ये भी बताएंगे कि सोच कर जरा, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का हेड शुरू कब होगा? ये मतलब ये वर्ड हम कब लगाना शुरू करेंगे? एक बिल्डिंग अगर बनना शुरू हो गई है उस वक्त वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगी, और कब तक रहेगी? जब तक वो कंप्लीट नहीं होती। ठीक है? तो स्टार्ट कब होगा ये वर्ड? जब हम कोई एसेट बनाना शुरू कर देंगे। और कब तक ये वर्ड लगा रहेगा? जब तक वो एसेट कंप्लीट नहीं होता। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेप्रिशिएट होता है। वो क्यों क्योंकि ये वर्ड यूज ही कब तक होता है? जब तक एसेट अभी अवेलेबल फॉर यूज। ये लास्ट रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट डी, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हैं प्लीज। लास्ट में सर जी वो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस। ठीक है मांग रहा। अब वो ये कह रहा है, नहीं वो वर्किंग तो मैं बताता हूँ आपको, शायद कुछ बातें पहले कल हुई भी हैं, लेकिन कहता क्या है, ट्रांसलेट करना वो अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट बताएं जिसने कैपिटलाइज नहीं होना, इन अदर वर्ड जिसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। ऐसी है ना सर? हमने 9138 क्या कैलकुलेट किया, ढूंढ के बताएं। इसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है या एसेट की कॉस्ट में जाना है? इसने एसेट की कॉस्ट में जाना है, बल्कि चला भी गया है। अब हमने ये बताना है कि इस डाटा के मुताबिक कितनी अमाउंट है इंटरेस्ट की जो प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो। ठीक है सर? तो ये क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जनरल बोरिंग्स में जिक्र आ रहा है, तो एक मेरे साथ करें, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंडिविजुअली कीजिएगा। इसका तरीका सर जी ये है, रिक्वायरमेंट ए के आंसर में जाए। रिक्वायरमेंट ए जो जहाँ कैपिटलाइजेशन रेट हमने कैलकुलेट किया, नहीं 7.31 तो फिगर बता रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन में जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन में 3 जनरल लोन्स है, लोन 1 है, 2 है, 3 है। लोन 1 का टोटल इंटरेस्ट 18,000 है, ये मैंने सही वर्ड बोला? लोन बी का बोले 16,000 है, लोन 3 का बोले 3 लोन है, यही इंटरेस्ट है।
एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ा। 18,000 प्लस 16,000 प्लस 13,500 इज इक्वल टू करें, 3 लोन है, पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे हैं, उनका रेट लगा के हमने वर्किंग की हुई है। 47,500 का मतलब ये टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है इस साल का। तसल्ली से जरा सोचना, 3 लोन्स हैं, रेट्स डिफरेंट थे, वर्किंग हमने कर ली थी। अगर इन इंटरेस्ट को प्लस किया जाए तो 47,500 का टोटल इंटरेस्ट है जो हम बैंकों को इस साल लोन्स के अगेंस्ट पे कर रहे होंगे। क्या ख्याल है? अब 9138 ढूंढे क्या है? ये वो इंटरेस्ट है जो एक्सपेंडिचर्स की बेस पे हमने कैलकुलेट किया है, कैपिटलाइज होना है। अगर मैं 47,500 टोटल इंटरेस्ट में से 9138 माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी जिसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। ये बात मेरी समझ आ रही है? लेकिन सही तरह क्लियर करें कैंडी जरा। एक मिनट रिक्वायरमेंट बी में आए। रिक्वायरमेंट बी में हमने एक्सपेंडिचर्स के अगेंस्ट इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन की फिगर्स फाइंड आउट की हुई। ऐसे ही है सर? तो वो वर्किंग हमारी ये कहती है कि 9138 ने कैपिटलाइज होना है। तो मैंने आपको क्या कैलकुलेट करवाया? पहले मैंने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाया। कैपिटलाइज इंटरेस्ट अगर हम माइनस कर दें तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा जो फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा। ठीक है? तो ये 3 लाइनें जरा मेरे साथ देखें। टोटल इंटरेस्ट, फिगर्स देख के जरा। 16,000, 18,000 एंड 13,500 इज इक्वल टू हो गया था 47,500 था ना, लेस कैपिटलाइज्ड 9138 and finally balancing figure नहीं बेटा, टोटल में से करना। टोटल 47,500 अगर है और 9138 कैपिटलाइज हुआ है तो 362 ये रिमेनिंग अमाउंट बनती है। तो जो अमाउंट कैपिटलाइज नहीं होनी वो अंडरस्टूड बात है कि कहाँ जानी है, प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है। तो 362 क्या है? अमाउंट इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। नहीं समझ आ रहा? असल में टोटल है कितना? 47,500 का एक ब्रेकअप हो रहा है। 38362 के अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होना है, ऐसे ही सर। और 9138 के अगेंस्ट एक्सपेंस डेबिट होने की बजाय एसेट डेबिट। अगर ब्रेकअप कर दें दोबारा, 38362 के सामने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा और 9138 के सामने एसेट डेबिट है, और डेफिनेटली इसके अगेंस्ट कैश या पेएबल क्रेडिट होना। ये किसको पैसे देने? बैंक्स को कितने पैसे देने? 9138 देना, 47,500 ही देना। तो अगर इसकी हम एक कंपाउंड एंट्री सोच लें तो आई थिंक शायद हेल्पफुल हो जाएगी। कितना कैश क्रेडिट होगा? 47,500। हो सकता है कुछ रह गया हो अभी, पेबल हो जाएगा, लेकिन कितना है जो देना है उसमें से जो दे दिया होगा उसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर देना होगा तो पेबल हो जाएगा। तो 47,500 टोटल बनता है जिसके अगेंस्ट कैश या पेबल क्रेडिट होगा। डबल एंट्री अब कैसे पूरी करूं? इंटरेस्ट एक्सपेंस के अगेंस्ट कितना डेबिट करूं? 38,362 या 47,500? ऐसी ही नहीं यार। और जब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 9138, उसके अगेंस्ट क्या डेबिट करूं?
एसेट मींस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड लिख दूं? ये क्या होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? क्या ये एसेट अभी बन रहा है सर? CWIP मैंने क्या लिखा है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब एसेट में कैपिटलाइज हो। तो मैंने एक एप्लीकेशन जरा बनाई है। तो 9138 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट होना है और 38362 ने प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस डेबिट होना है। ठीक है, इस एब्रीविएशन समझ आ जाएगी? किस चीज की एब्रीविएशन है ये? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड ज्यादा है, मैंने इसमें जरा स्क्वीज वर्ड। एंट्री समझ आ गई? मैं अगर पूरा अकाउंटिंग ईयर को इकट्ठा देखूं तो इस अकाउंटिंग ईयर में 47,500 में से 9138 कैपिटलाइज हो गया है, विच मींस एसेट में ऐड हो रहा है, और जो रिमेनिंग है 38362 वो प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पेज नंबर 83 पे आ रहे हैं। जी हसन साहब, उसने एक्सपेंडिचर्स बताए हैं, जनरल बोरिंग्स का सवाल है, तो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज होना है और एक्सपेंडिचर्स की डेट्स अवेलेबल हैं। अकॉर्डिंगली सब कुछ जो हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था वो मिल गया है। तो एक्सपेंडिचर्स की डेट्स की बेस पे बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज होना होता है अगर जनरल बोरिंग है। तो सारी डेट्स अवेलेबल हैं, उन्हीं से फिर हमने 11 मंथ्स, 9 मंथ्स और 1 मंथ गिना है। ठीक है यासिन सर, ये क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़ मेरे साथ में, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है वो मैसेज समझ लें, बाकी फिर आप इंडिविजुअली करेंगे। Sublime Sports Limited, page number 83, question number 4, is currently manufacturing its power plants. Up to 31st December 2013, the company has incurred cost totaling rupees 5 lakh on construction of one of its plants. 5 लाख का टोटल खर्चा हो गया 31st December 13 तक। Following journal loans, underline कर लें, are outstanding. How many journal loans? 3, MCB, UBL, HBL, UBL, sorry. Next line में underline the first line, underline the next line. Loan from HBL, उन्होंने कितना? नहीं HBL यार, HBL दरमियान वाला 6,25,000 was taken on 1st July 2013, while other loans were brought forward from previous year. अब ईयर एंड ढूंढने जरा कहीं, 31st December 13 है, तो ये वाला जो HBL वाला लोन है ये मिडिल ऑफ द ईयर में लिया, मिडिल ऑफ द ईयर लिया है, मिडिल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, 1st July 13, जून तक पहले महीने गुजर गए थे, तो इसका जो इंटरेस्ट इंकर होगा वो जुलाई से ऑनवर्ड्स इंकर होना शुरू होगा। बाकी जो दोनों लोन हैं वो तो पिछले साल से आ रहे हैं, इसका मतलब उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस पूरे साल का होगा, लेकिन ये जो बैलेंस है 6,25,000 ये 6 मंथ्स का इस पे इंटरेस्ट आएगा। तो यही बस डिफरेंस है, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है ये मैं बताता हूँ। नेक्स्ट वो कहता है एक्सपेंडिचर्स ऑन प्लांट वर इंकर्ड एज फॉलोस। ऊपर एक 5 लाख की फिगर थी, सेकंड लाइन में उसका एक ब्रेकअप आ रहा है। 31 मई 2013 वाले दिन 3 लाख का खर्चा हुआ और 31 जुलाई पे 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ। एक्सपेंडिचर्स गिवन है। वंस अगेन प्लांट अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, विच मींस डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगी और सीज डेट भी अभी नहीं आएगी। कैपिटलाइजेशन रेट है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड है, कैरिंग अमाउंट है और बोरिंग कॉस्ट टू बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस है। कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग करवानी। सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ बीच में ये जो HPL वाला लोन है इसके 6 मंथ्स होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है जरा ध्यान से देखिए। रिक्वायरमेंट 8, कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट
फार्मूला मेरा ख्याल आपको लिख लेना चाहिए, बोले बट बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ढूंढनी है, जनरल बोरिंग्स की बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ढूंढनी है, और वेटेड, अब वेटेड जो वर्ड है अभी इस एग्जांपल में इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा, वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग ढूंढना है, और बोरिंग्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस ढूंढना है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर आता है। जी सर, वर्किंग मेरे साथ कीजिएगा, इसमें जो नई चीज है वो जरा सुन लीजिएगा। कैलकुलेटर पकड़ा, एमसीबी का लोन है 5 लाख, रेट है 9%, मल्टीप्लाई कीजिएगा, और प्लीज मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या होगी 45,000। पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों लिया इस पर? ये पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, ये पिछले साल से आ रहा है, वर्ड सुने गौर से रहा, पूरा साल बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहा, देखो पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया, और बेस में भी पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। सेकंड लोन एचबीएल वाले में 6 महीने का प्रॉब्लम है, उसको मैं 1 सेकंड रिजॉल्व करता हूं। पहले आप थर्ड लोन पे आए, यूबीएल वाले पे 3,75,000, यूबीएल पे जरा मल्टीप्लाइड बाय 11%। वंस अगेन पूरे साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, पूरा साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया 241,250 और डिवाइड बाय 375। अब 1 सेकंड बोर्ड पे देखें कर क्या रहे हैं। देखिए अगर पूरे साल का इंटरेस्ट है तो इसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका भी पूरे 12 महीनों का वेट है, पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहा और 12 महीने का इंटरेस्ट आ गया, फर्स्ट लोन में भी एंड थर्ड लोन में भी। इससे वंस अगेन हो क्या रहा था ये जरा अगर हम दोबारा रिवाइज कर लें, कैलकुलेटर पे 45,000 लिखें और डिवाइड बाय 5 लाख लिखें, प्लीज लिखा करें, बार बार क्लियर कर लें। इससे होता क्या है, इससे एवरेजिंग में रेट आ जाता है, एंड सिमिलरली अगर आप देखना चाहें तो थर्ड में भी ऐसे हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकर्ड और लोन आउटस्टैंडिंग लिखने से क्या होता है, एवरेजिंग में रेट कैलकुलेट हो जाता है। अब जरा 1 सेकंड, जो सेकंड लोन है वो पहले जरा देखिएगा, लोन की अमाउंट बताएं जी क्या, 6,25,000 लिखें कैलकुलेटर पर, 10% से मल्टीप्लाई करें, 6,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, लेकिन क्या मल्टीप्लाइड बाय 6/12 करेंगे यार? रीजन बताएं, रीजन बताएं, रीजन बताएं। ये कब लोन लिया है? 1 जुलाई, ईयर एंड 31 दिसंबर, जुलाई सितंबर नवंबर दिसंबर, तो 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, देयरफॉर इंटरेस्ट 6 महीनों का इंकर हुआ है। अमाउंट बताएं फाइनली 31250, मुसलसल पहले देखना है। अब बेटा इंटरेस्ट क्योंकि लेस देन 1 ईयर का आना है, 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अगर मैं इंटरेस्ट लिखूं 6 मंथ्स का, जो लिखना चाहिए क्योंकि 6 मंथ्स का इंकर हुआ है, लेकिन इसे डिवाइड कर दूं पूरी अमाउंट से, नहीं मतलब पूरी अमाउंट से, मतलब 6,25,000 से अगर डिवाइड कर दूं तो इससे होगा क्या, काइंडली जरा ये जो सेंटर में जरा वर्किंग कर रहा हूं मैं, इसको जरा कैलकुलेट करना जरा, 31250, इसे वो हाफ रेट बने, हालांकि इसका रेट है कितना 10%, कैलकुलेट कितना हो रहा है 0.05 हो रहा है, तो 5% हो रहा है 0.05, ऐसे ही। इसलिए सिर्फ करना भी है कि अगर आप पूरे साल का इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बेस में पूरे साल का वेटेड एवरेज बैलेंस आएगा, 12 महीनों का इंटरेस्ट, पूरे 12 महीनों का वेटेड एवरेज बैलेंस। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेस देन 1 ईयर का ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली फिर आपने प्रिंसिपल को भी वेट करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मंथ्स। ये प्रॉब्लम कब नहीं आएगा, अगर पूरे साल का इंटरेस्ट है तो पूरे साल ही का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, कुछ करने की शायद एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेस देन 1 ईयर का ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली फिर प्रिंसिपल को भी उसी टाइम पीरियड में वेट कर देंगे
जिस टाइम पीरियड का आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल 4 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया होता मैंने, तो प्रिंसिपल को भी 4 मंथ्स के एंगल से मैं एडजस्ट करता। मैंने इंटरेस्ट कितने मंथ्स का लिया है, 6 मंथ्स का इंकर हुआ है, देयरफॉर मैं जब बेस में आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखूंगा तो उसको वेट कैसे करूंगा, 6,25,000 मल्टीप्लाइड बाय बताएंगे क्या करूंगा, 6/12। तो वेटेड का मीनिंग क्या था कि जिस टाइम पीरियड का आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उसी टाइम पीरियड का प्रिंसिपल भी होना चाहिए। ये प्रॉब्लम पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं मैं दिखा रहा, मसला अगर 5 लाख है तो इसने 12/12 होना, तो वो करने की जरूरत नहीं है। जो ऑपोजिट साइड पे 375,000 है, ये भी 12/12 है, पूरे 12 महीनों का इसका वेट है, तो 12/12 करने की जरूरत नहीं है। अगर लेस देन 1 ईयर का इंटरेस्ट ले रहे हैं, जरा फाइनली सेंटेंस सुनना, रिपीट कर रहा, अगर लेस देन 1 ईयर का इंटरेस्ट ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली फिर आपने प्रिंसिपल को भी उसी टाइम पीरियड में वेट कर देना है। अगर 4 मंथ्स का होता तो 4/12 करता प्रिंसिपल, अगर 8 मंथ्स होता तो क्योंकि 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है इसलिए वर्किंग कैसे की मैंने, 6/12। एक मिनट आंसर बताएं, 3,1,2,5,2। बात समझ आ गई मेरी, लिख लें, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लीजिए, साथ चाहे साथ ही करना, खुला खुला करना। तो ये वेटिंग का प्रॉब्लम तभी आएगा अगर लेस देन 1 ईयर की वर्किंग हो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर होगा। 10% अगर यार क्यों राउंडिंग ऑफ की नजर करना सवाल, एक मिनट एक मिनट। एनी कंफ्यूजन है, रेट की वर्किंग करवाएं, लिख के रेट की वर्किंग करके फिगर बता देंगे, कर रहे हैं कर ले पहले कर ले। 9.89% लिखे, बस सही राउंड ऑफ कर ले, 2 डिजिट्स में जो आ रहा है बता दो। 9 पॉइंट, कहीं सब लोग चेक कर लें, राउंड ऑफ कर लें 2 डिजिट्स। रेट कैलकुलेट हो रहा हो तो 2 डिजिट्स में चले जाएं पॉइंट्स के बाद, लेकिन पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स को भी सही राउंड ऑफ कर लें। क्या वैसे आंसर आ रहा है, पूरा जरा बोलेगा थोड़ा सा कैलकुलेटर में। 9 पॉइंट, हाँ बस ठीक है, 8 9 ठीक। ये आया क्या, चले छोड़े से। कैपिटलाइजेशन रेट अगर आ गया है तो बी सी और डी रिक्वायरमेंट मेरा ख्याल है इंडिविजुअली करनी चाहिए आपको, करें जरा बी। स्पीड अप होने एक क्वेश्चन और हो जाएगा इंशाल्लाह। जनरल बोरिंग का क्वेश्चन है, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। एक्सपेंडिचर्स ढूंढने हैं, कैपिटलाइजेशन रेट ढूंढना है और टाइम पीरियड ढूंढना है। ये जरा चेक कीजिएगा, फहद आ गया।
जी टाइम पीरियड गिनने की कोशिश करें और प्लीज गिना करें, नहीं गिनेंगे तो 6 बन जाने पहले, गिन के करें। एक मई का एंड आ गया, 31 मई से आगे, हाँ जी जून से गिने, हाँ जी ठीक है। मई टू दिसंबर, दिसंबर तक क्यों आ रहे हैं? नहीं ये रेंट तक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उससे पहले कोई सीज डेट नहीं आई। मई टू दिसंबर गिन लिए 7 मंथ्स, एंड जुलाई टू दिसंबर 31 जुलाई, सॉरी 31 जुलाई मींस अगस्त टू दिसंबर, 31 जुलाई से आगे जुलाई कंप्लीट हो गया हुआ। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने बनते हैं सेकंड? 7 समझ आ गए सर, 7 मंथ्स, मई टू दिसंबर एक्सपेंडिचर के महीने, एंड 7 सेकंड मंथ अगस्त टू दिसंबर, काउंट करें प्लीज कितने बने? बेटा यासीन साहब अगर गिनेंगे तो बेटा 8 होंगे, तो 8 कर लेते हैं यार, गिन के बता दें यार कितने। ये क्वेश्चन कॉपी करवाएं टेस्ट में, ये वाला करवाइए प्लीज। जी यासीन साहब गिन के बता दें कितने बनते हैं। 31 मई लिखा हुआ है, बल्कि सॉरी मई, 31 मई है तो कहाँ से गिनेंगे? 31 मई है, मई गिनेंगे कहाँ से गिनेंगे? 31 मई तो एंड हो गया। जी 7 एंड 5 ओके प्लीज, फिगर्स लिखवाइए जी, लास्ट लाइन में से को फिगर्स लिखवाएं। 17 308 82 42 टोटल वर्ड्स भी फाइनल करते रहे, लिखते रहे साथ। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, फिगर आ गई 2,550 25,550। चलाता है नहीं काम, सी रिक्वायरमेंट कैरिंग अमाउंट रिपीट हो रहा है, एज इट इज वैसे ही कीजिएगा जैसे थोड़ी देर पहले बातें हुई हैं, फॉर्मेट्स बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। कैरिंग अमाउंट एज एट 31 December 2015। जी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? बस अब फाइनल करें बातें जो रिपीट हो रही हैं। एक्सपेंडिचर्स मींस 3 लाख प्लस 2 लाख, अलग लिख लिया करें, 5 लाख का टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, एंड प्लस बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। फिगर्स ढूंढे प्लीज अपनी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक इकट्ठे हो गए। $25,550 टोटल हो गया 525,550 लेस accumulated appreciation 0,
because asset is not yet available for use, so यही cost फिलहाल as it is carrying amount बन जाएगा। लास्ट रिक्वायरमेंट सॉल्व करें, वैसे ही करें कीजिएगा जैसे अभी रिक्वायरमेंट डी की थी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में। अपने आप सब चीजें फाइनल कर लें। इस डाटा में से अपने ढूंढना है कि कितनी बोरिंग कॉस्ट प्रॉफिट लॉस में जानी चाहिए। जी फ्रेंड्स हो गए जी। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट कहां से मिल जाएगा? रिक्वायरमेंट ए से मिल जाएगा जहां कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट हुआ हुआ। कर लें हिम्मत। 45,000, 31,250 and 141,250, 1,17,500। अपना करें प्लीज। ये समझ आ रहा है? इकट्ठा करता जा रहा हूं। 3 लोन्स हैं, उनका इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली ले लिया हमने। लेस क्या वर्ड्स लिखूं? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी हुई है? 25,550। तो बैलेंसिंग फिगर आ गई आपके पास 91,950। ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए। तो बातें क्लियर होगी प्लीज? जिन्होंने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना शुरू करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब आप लोगों ने कर ली? ये क्वेश्चन नंबर 5 कर ली। Soccer Limited began, मेरे साथ शुरू करने बाद। Soccer Limited began the construction of new stadium on 1st January 15. Details of the नया वर्ड एक आ गया, अंडरलाइन करें। Progress payments made during 2015 are as follows. Progress payments को पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करवाए ना तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक वो जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, कंपनी कह लेते हैं, और एक वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। तो एक होता है कस्टमर। कस्टमर कौन है? कस्टमर कौन होगा? जो एसेट बनवा रहा है, कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। और कस्टमर किससे बनवा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर से। जिससे बनवा रहे ठेकेदार साहब को कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे। अब अगर कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना है किसके बिहाफ पे? कस्टमर के बिहाफ। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में, इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में, उसमें सारे पैसे ना तो एडवांस में दिए जाते हैं और ना ही सारे पैसे एंड में दिए जाते हैं। साथ साथ जैसे जैसे काम हो रहा होता है, साथ साथ पेमेंट कर रहा होता है कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर को। कौन किसको? तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, जैसे जैसे काम हो रहा होता है अपना एक बिल बना के, जितना % उसने काम कर लिया हो, बिल बना के
कस्टमर को देता है, उसे कहते हैं प्रोग्रेस बिल। प्रोग्रेस क्यों कहते हैं? काम की भी प्रोग्रेस जारी है। फॉर एग्जांपल 20% काम हुआ, उसने 20% काम का बिल दिया कस्टमर को, इसे कहेंगे प्रोग्रेस बिल। उस प्रोग्रेस बिल के अगेंस्ट कस्टमर फिर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा, उसे फिर कहेंगे प्रोग्रेस पेमेंट। फुल पेमेंट होगी या साथ साथ होगी? तो इसे एक वर्ड साथ प्रोग्रेस लग जाता है। तो कौन किसको बिल देता है? ना 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 ना, कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा था वो बिल देगा ना, मेरे इतने पैसे दे, ये देखे मेरा इतने पैसे बनते हैं। तो बिल कौन किसको पेश कर रहा होगा? बोलने 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 वर्ड बोलने। और इस प्रोग्रेस बिल के अगेंस्ट कौन किसको पैसे दे रहा होगा? कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर को। उस पैसे को, उस पेमेंट को क्या कहेंगे? प्रोग्रेस पेमेंट्स। वर्ड्स क्लियर है? अब प्रोग्रेस पेमेंट्स का मीनिंग क्या होगा वैसे ही अगर हम सोचें, क्या ये वो खर्चा है जो कस्टमर का अपने एसेट पे हो रहा है? तो प्रोग्रेस पेमेंट वर्ड लिखा है, सिंपली एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है। तो ये भी छोटी सी एक डायग्राम नीचे बना लीजिएगा। पहले प्रोग्रेस पेमेंट्स का मीनिंग लिख लें। ये एक्सपेंडिचर्स हैं जो किसके किस पे हो रहे हैं, किसके किस पे हो रहे हैं? कस्टमर के एसेट पे हो। ठीक है, तो प्रोग्रेस पेमेंट सिंपली मींस एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है जो क्वालिफाइंग एसेट पे हुआ है। तो ये इसी के साथ लिखें जहां वर्ड आया था। नहीं, नीचे तो एक्सप्लेन हुआ है, ये प्रोग्रेस पेमेंट सिंपली मींस एक्सपेंडिचर्स। नीचे रिक्वायरमेंट के एक नोट भी लिखा हुआ है, बल्कि सॉरी, रिक्वायरमेंट सी से नीचे भी एक लाइन लिखी हुई है, बाद में पढ़ लीजिएगा। ये एक्सपेंडिचर वर्ड लिखिए, रिक्वायरमेंट सी के नीचे है। प्रोग्रेस पेमेंट्स का एक मीनिंग लिखा हुआ है। प्रोग्रेस पेमेंट्स मींस पेमेंट्स मेड टू बाय, कौन किसको? टू कॉन्ट्रैक्टर बाय कस्टमर एज द वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड। जैसे जैसे काम हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट्स करता है प्रोग्रेस बिल्स के अगेंस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर कस्टमर को देता है। ये जो मैंने थोड़ा सा आपको जरा बिल्स का भी बताया है, ये भी अगर पेज के नीचे लिखना, कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट बिल देता है। बिल कहाँ से कहाँ आता है? कॉन्ट्रैक्टर टू कस्टमर, एंड पेमेंट होती है फ्रॉम कस्टमर टू कॉन्ट्रैक्टर। तो शायद जरा दोबारा रिवाइज हो जाएगा, लिख लें। छोटी छोटी चीजें प्लीज सीरियस लेनी है, बहुत बड़े बड़े सवालों में कन्वर्ट हो जानी है। कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे एग्रीमेंट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर बिल देता है और उसके अगेंस्ट कस्टमर पेमेंट्स करता है। क्योंकि साथ साथ बिल दिए जा रहे होते हैं और साथ साथ पेमेंट्स हो रही होती हैं, तो एक और वर्ड प्रोग्रेस लगाया जाता है। ओके प्लीज, बहरहाल फॉर ऑल क्वेश्चन पर्पसेस प्रोग्रेस पेमेंट सिंपली मींस वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो कस्टमर के हो रहे हैं अपने एसेट को बनवाने पे। आप इसकी डेट्स पे आ गए, क्लियर हो गया? यहाँ ये किन किन डेट्स पे पेमेंट्स हुई? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। स्टेडियम इज अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन 31 दिसंबर 2015। काम अभी जारी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड बाय जनरल बोरिंग्स विद इन द कंपनी। कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे कंपनी के पास कहां से आए? जनरल बोरिंग्स। अंडरलाइन करें, जनरल बोरिंग का सवाल है वंस अगेन। अब अगले जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये जरा वर्ड्स पता तो आपको हैं, जरा कंसंट्रेट कीजिएगा, भी बातें हो गई हैं, सही तरह अंडरस्टैंड कर लें। लिखा हुआ जनरल लोन्स आउटस्टैंडिंग एट एनी वन टाइम ड्यूरिंग 2015 एवरेज 20 मिलियन रुपीस। बताएं क्या समझ आई इस सेंटेंस? ये क्या है? नहीं, किसी भी वक्त पूरे साल में ऑन एवरेज, तो असल में पूरा साल ही है शायद। पूरे साल में ऑन एवरेज जो जनरल लोन्स थे उनका कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है? 20 मिलियन रुपीस जो जनरल लोन्स का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। ये कोई एक लोन है या एक से ज्यादा लोन है? एक से ज्यादा जनरल लोन्स का टोटल बैलेंस उसने आपको बता दिया। आगे पढ़े। इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन दीज लोन्स, इन लोन्स पे टोटल इंटरेस्ट कितना इंकर हुआ है? 26 लाख। अपने सामने रहा कैपिटलाइजेशन रेट का, अभी जो कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग आप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसका जरा आंसर सामने रखा था। अभी जो हमने ये दो क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4,
इसमें एग्जामिनर ने हमें अलग-अलग लोन्स का डाटा दिया था, उनका रेट बता दिया था, अकॉर्डिंगली हमने उनका इंटरेस्ट अलग-अलग कैलकुलेट करके प्लस कर लिया था। यहाँ शायद वो जनरल लोन्स को अलग-अलग बताने की बजाय प्लस करके हमें खुद ही बता रहा है। 26 लाख पे जरा गौर करें, ये 26 लाख क्या है? ये शायद ऑलरेडी इंटरेस्ट इंकर्ड का सम आ गया, जितने भी जनरल लोन्स है उसका सम उसने 26 लाख बता दिया। और 20 मिलियन रुपया क्या है, ये भी शायद लोन्स का इकट्ठा बैलेंस उसने बता दिया। तो रादर देन कि हम खुद से प्लस करके डिवाइड करते, उसने टोटल इंटरेस्ट इंकर्ड 26 लाख बता दिए और वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी शायद उसने 20 मिलियन रुपए बता दिया। ठीक है, यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा? स्ट्रेट अवे कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड दिस क्वेश्चन? वहां उसने अलग-अलग लोन बताए थे, वर्किंग हमसे करवाना चाह रहा था, यहाँ वो अलग-अलग लोन्स की बजाय हमें इकट्ठी फिगर्स खुद ही बता रहा। आई होप कि क्लियर हो जाएगा। लास्ट लाइन एक लिखी हुई है, स्टेडियम इज क्वालिफाइंग एसेट व्हिच मींस सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगना होगा। रिक्वायरमेंट ए करेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ borrowing cost that is eligible for capitalization to the stadium during the year ended 31st December 2015 heading लिख। जी यासीन साहब ठीक कह रहे हैं, वर्किंग कर लेते हैं अभी। क्या मांग रहा है सर? नहीं, कैपिटलाइजेशन रेट उसने स्पेसिफिकली नहीं मांगा, जो उसने मांगा वही हेडिंग लिखें, जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं। क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की वर्किंग मांग रहा है, लिखे हेडिंग। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, साथ रहेगा, आगे पीछे भी नहीं होना। हेडिंग लिख के रखो। अब क्वेश्चंस करते हुए ये हेडिंग अगर आ जाए बोरिंग कॉस्ट बी कैपिटलाइज्ड, तो पहला सवाल ये ज़हन में आपके आना चाहिए कि स्पेसिफिक बोरिंग या जर्नल बोरिंग। पहला डिसीजन ये है। तो स्पेसिफिक बोरिंग का सवाल है या जर्नल का? अगर जनरल बोरिंग तो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज का फार्मूला, हाँ जी बिल्कुल सही है, फार्मूला लिखें। ये फार्मूला लिख के ही ढूंढेंगे चीजें तभी मिलनी है। एक्सपेंडिचर्स इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू कैपिटलाइजेशन रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ एक्सपेंडिचर्स। डन है प्लीज? तो फार्मूला जनरल बोरिंग से हमने लिख लिया, अब एक्सपेंडिचर्स ढूंढे। अच्छा रेंडमली नहीं इस तरह वर्किंग करनी चाहिए, कैपिटलाइजेशन रेट वाले निकाल लिया, जिसकी जब जरूरत पड़ेगी वर्किंग कर लेंगे। तो एक्सपेंडिचर्स अवेलेबल है ढूंढेंगे, तो एक अमाउंट बता दें कौन सी? 3 लाख। अब 3 लाख ने मल्टीप्लाई किससे होना है? कैपिटलाइजेशन रेट से। कैपिटलाइजेशन रेट गिवन है, गिवन है, फिगर्स अवेलेबल हैं, सॉल्व हो जाएंगे। तो एक छोटी सी वर्किंग करना है, नीचे स्पेस रखिएगा, 5 एक्सपेंडिचर्स है, तो जब जिस चीज की जरूरत पड़े अकॉर्डिंगली वर्किंग करें। कैपिटलाइजेशन रेट फॉर्मूला एक दफा दोबारा सोच के लिख लें, डिजाइन में सेट करें। क्या क्या ढूंढना है अब हमने? बोरिंग कॉस्टिंग कर एंड वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग। वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग, वर्ड्स लिख लीजिएगा, अभी याद नहीं है, याद होने चाहिए। जी सर, बोरिंग कॉस्टिंग कर अमाउंट बताएं। 26 लाख ओके प्लीज। वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग 20 मिलियन ओके है सर। फिगर आ जाएगी, फिगर का इशू नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए पहले क्या लिखना, फिर डिवाइड किससे होना है। 20 मिलियन डिवाइड बाय 2.6 मिलियन होना, किससे क्या डिवाइड होना? इंटरेस्ट इंकर्ड डिवाइड बाय बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग, तो 26 लाख डिवाइड बाय 20 मिलियन रुपीस इनटू 100। आंसर इंशाल्लाह इशू नहीं है, बस ये पता होना चाहिए करना क्या है। 13% डन है सर? क्या है ये 13%?
उसने आपको लोन्स की अमाउंट बता दी, उसने आपको इंटरेस्ट इंकर्ड की टोटल अमाउंट बता दी, रेट आप खुद भी निकाल सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? जी वाइंड अप करें जी। एक्सपेंडिचर्स एक लाइन करवा दें मुझे पूरी। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30%, इसका टाइम पीरियड बता दें, किस दिन खर्चा हुआ है। नहीं बेटा इस तरह नहीं करना, हर क्वेश्चन में नया तरीका नहीं, वही तरीका जो एक दफा हो गया है। कहां से कहां तक ये टाइम पीरियड गिनना होता है? एक्सपेंडिचर की डेट से सीज डेट तक जाना है, अनलेस ईयर एंड बीच में आ जाए। कहां से कहां जाना है, पूरा सेंटेंस मेरा रिपीट करें। एक्सपेंडिचर से सीज डेट तक जाना है, अनलेस ईयर एंड आ जाए। तो सीज डेट आई है इस साल, अभी जारी है, एसेट पे काम जारी है, तो कहां से कहां तक फिर आ जाएंगे हम? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, पूरे 12 महीने बनते हैं। अगले खर्चे तक नहीं आना, ना पहले आए ना पर, हर खर्चे को अलग अलग सोचना है। तो 12 मंथ्स बनते हैं, शायद लिखने की भी जरूरत नहीं है। 12 बाय 12, ये 12 मंथ समझ आ गई प्लीज। 1 जनवरी का एक्सपेंडिचर है, 31 दिसंबर ईयर एंड है। 12 बाय 12 वैसे शायद एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है। एक और बता दें जरा, 2 लाख इंटू 13%। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसके जरा मंथ्स काउंट करके बताएं प्लीज, गिने। साइंस ना बना लीजिएगा इसे, सिंपल आर्ट्स है। कहां से कहां तक? अप्रैल से दिसंबर कंप्लीट करें, 9 मंथ्स। ओके, गिने काउंट करें। जी थर्ड एक्सपेंडिचर मंथ्स बता दें। फिक्स पर 12, ठीक है। जुलाई टू दिसंबर, 4th सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड लास्ट वन 3 बाय 12। प्लीज काउंट करें। एनी कंफ्यूजन इन द मंथ्स? जी सर, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिगर्स फाइनल करें। 39,000, 19,500, 16,250, 6500, 6500, 87500 का नाम, सॉरी 87750, 87,750, borrowing cost to be capitalized, ओके सर। ये एनी कंफ्यूजन सर? रिक्वायरमेंट ए कंप्लीट है, जरा पढ़े। बी शुरू करें। रिक्वायरमेंट बी पढ़े, इंडिविजुअली पढ़े, जरा पढ़ के देखें क्या समझ आता है। क्या मांग रहा है? कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। करें जी कैलकुलेट। क्यों? एक सेंटेंस लिख दें, एक सेंटेंस लिख दें। सेंस
या as the asset is not yet available for use, वहीं से लिया ना, वहीं से लिया सॉफ्ट कॉपी जी, ऐसे लिया तो देख लीजिएगा अराउंड कितना। As the asset is not yet available for use, therefore no depreciation will be charged. ठीक है सर, लास्ट रिक्वायरमेंट ये खुद से करेंगे, करेंगे वाइंड अप कर दो, कंप्लीट कर दो। कंप्लीट कर दें सर। जब चीजें रिपीट हो तो कोशिश होनी चाहिए कि खुद से हो सके। एक्सपेंडिचर्स का सम बन जाएगा, हाँ जी 11 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2,50,000, 1,50,000, 11 लाख टोटल एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे और बोरिंग कॉस्ट इसमें प्लस हो जाएगी। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज इसमें हो जाएगी 87,750, ठीक है जी फिगर्स, और फाइनली आंसर आ जाएगा 11,87,750 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये लिखते रहेगा प्रीसीजन, पता होना चाहिए क्या हुआ, और देयरफॉर यही अमाउंट कैरिंग अमाउंट बन जाए। जी एनी कंफ्यूजन है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी आज से रिलेटेड? जी कहाँ पे? जी 2 लाख, ठीक है। अच्छा सर, ये कल का दिन अब आपने काइंडली वेस्ट नहीं करना, इंशाल्लाह यहीं से मंडे को स्टार्ट करेंगे। कल का दिन अब रिवैल्यूएशन और चेंजेस इन इक्विटी, वैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस बता तो दिए थे, इंडिविजुअली जरा रिवाइज कर लीजिएगा। टेस्ट के लिए तैयारी करें, टेस्ट होना चाहिए अब एक, ताकि छुट्टी हो जाए। टेस्ट के लिए बेटा इस तरह करें, टेस्ट जरा लंबा सा क्वेश्चन है, तो हफ्ते में कोई एक दिन मेरा ख्याल है कोई एक्स्ट्रा जरा टाइम अपने टेस्ट के लिए निकालना, ताकि क्लास का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो आप तैयारी करके आए, फिर मैं मंडे को इंशाल्लाह बता दूंगा कि क्लास के बाद किस टाइम अपने टेस्ट देना। हो सकता है आपकी अदरवाइज भी क्लासेस हो, तो अपना जो भी आपको कन्वीनियंट टाइम मिले फिर उसमें जरा टाइम निकालिएगा, ठीक है। तो मेन चीज हमारा यही है कि कल बैठ के रिवीजन की जाए। 2 टॉपिक्स का मिक्स सवाल आएगा, कौन कौन से? IAS 16 और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी।
जिन हजरात ने रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया हुआ है या लेक्चर्स पेंडिंग है, मेरा ख्याल आज और कल का दिन ब्लेसिंग महसूस करें और एज अर्ली एज पॉसिबल क्लास के साथ मिलने की कोशिश करें। ये फिर चीजें वही खराब हो जाती हैं रिजल्ट के बाद, वो 1-2 दिन की बस कमिटमेंट होती है कि अब नेक्स्ट टाइम से पढ़ा करूंगा, तो नेक्स्ट टाइम आप आगे भी, ठीक है। तो ये लेक्चर्स पेंडिंग को सोल्यूशन नहीं है। काइंडली प्लीज टेस्ट सबने देना है, तो IAS 16 और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी दोनों का मिक्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। मार्क्स देख लेंगे यार कितना, आराम से घंटा डेढ़ निकालिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।